वेल इस बात से तो हम सब वाकिफ है कि ओवर कॉन्फिडेंस के चलते लोगों के करियर क्या लगते हैं। लेकिन अगर इसी पर्टिकुलर चीज को हम बॉलीवुड के कॉन्टेक्स्ट में डाल के देखें तो हम कह सकते हैं कि ऐसे कई सारे बॉलीवुड के डायरेक्टर्स रहे हैं जिन्होंने अपने ट्रैक रिकॉर्ड को बहुत अच्छा बना के रखा था, जहां पर इनिशियली वो जिस तरीके की फिल्म को डिलीवर करते थे, जहां पर उनके ट्रैक रिकॉर्ड, उनकी पिछली फिल्म को देख के ऑडियंस यही समझती थी कि अगर ये सारे डायरेक्टर्स अगेन कोई फिल्म को लेकर आएंगे तो वो डेफिनेटली से अच्छी ही होगी। लेकिन जब फाइनली उनके तरफ से भी कोई मीडियोकर, कोई भद्दी, कोई बहुत ही ज्यादा खराब फिल्म देखने को मिली तो ऑडियंस इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही थी कि इन सारी फिल्मों को भी इन सारे डायरेक्टर्स ने बनाया है। एंड आज के इस वीडियो में मैं ऐसे कई सारे डायरेक्टर्स के बारे में बात करूंगा। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो देखो, सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा राम गोपाल वर्मा की। अगर आप आज के तौर पे देखने जाओ तो जितने भी सारे डायरेक्टर्स हैं जिन देख के आपको लगता है कि इन्होंने बॉलीवुड में फिल्म मेकिंग को टोटली रेवोल्यूशनाइज कर दिया है, तो उन सारे डायरेक्टर्स की अगर आप फेवरेट फिल्म या फिर उन सारे डायरेक्टर्स की आप फेवरेट डायरेक्टर की बात करोगे तो उसमें राम गोपाल वर्मा की फिल्म एंड राम गोपाल वर्मा का नाम आएगा ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल, दो बहुत अच्छे नाम मैं आपको बता सकता हूँ, एक है अनुराग कश्यप और दूसरा है कौन, आदित्य धर। एंड हम सब जानते हैं कि इनकी फिल्म मेकिंग स्टाइल कितनी यूनिक रही है एंड किस तरीके से उन्होंने बहुत अच्छी फिल्म डिलीवर की है। और अगर आप देखने जाओ तो इन सारे डायरेक्टर्स ने ओपनली एडमिट किया है कि इनकी फिल्म मेकिंग को इंस्पायर किया था राम गोपाल वर्मा ने ही, जहाँ पर वो उनकी फिल्में जैसे रंगीला, सत्या एंड कई सारी और फिल्मों को कोट करते हैं कि किस तरीके से इन सारी फिल्मों ने उनकी फिल्म मेकिंग जर्नी में कितनी ज्यादा हेल्प की थी, या फिर किस तरीके से इन सारी फिल्मों ने उनकी फिल्म मेकिंग स्टाइल को बदलने में भी कितना ज्यादा हेल्प किया। लेकिन अगर आज के तौर पे देखा जाए तो राम गोपाल वर्मा खुद ऐसी ऐसी फिल्में डिलीवर कर रहे हैं ना, या फिर खुद ऐसी ऐसी फिल्मों को बना रहे हैं जहां पर उनकी फिल्मों को देख के लगता ही नहीं है कि एक टाइम पे यही बंदा सत्या, रंगीला ऐसी ऐसी फिल्मों को डिलीवर किया करता था, जो कि अल्टीमेटली उनके डाउनफॉल का भी कारण बनते हुए गया है। एंड आज के तौर पे वो मेन स्ट्रीम सिनेमा से बहुत ज्यादा दूर हो चुके हैं, जहां पर इनिशियली उन्होंने अपने चेंज को लाया था, जहां पर वो अगेन ऐसी सारी फिल्म को बनाना चाहते थे जहां पर वो क्या करना चाहते थे, अपनी फिल्म मेकिंग को यूनिक वे में प्रेजेंट करना चाहते थे ऑडियंस के सामने। एंड उन्होंने इस चीज के लिए अमिताभ बच्चन और राणा दग्गुबाती के साथ एक फिल्म बनाई थी, लेकिन सैडली वो फिल्म नहीं चल पाई थी। लेकिन उसके बाद भी राम गोपाल वर्मा ने अपनी फिल्म मेकिंग स्टाइल से क्विट नहीं किया, उन्होंने अगेन एक्सपेरिमेंट किए, इवन दो उनकी फिल्में नहीं चल पा रही थी उसके बाद भी। और आज के तौर पर हम कह सकते हैं कि भले कई सारे डायरेक्टर्स उनकी फिल्मों से इंस्पायर होके अपनी फिल्म मेकिंग जर्नी को शुरू करते हैं, लेकिन वो आज के तौर पे मेन स्ट्रीम सिनेमा में उतना ज्यादा रेलेवेंट नहीं रह पाए हैं। कल ये तो हो गई राम गोपाल वर्मा की बात। अगर इसके बाद हम बात करें तो मेरे दिमाग में एक और डायरेक्टर का नाम आता है जिसका नाम है साजिद खान। देखो, साजिद खान एक ऐसे डायरेक्टर है जिनकी फिल्मों से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन कोई लगाता है नहीं। उन्हें पता है कि वो कोई बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही ज्यादा सिनेमा को बदलने वाली फिल्म तो नहीं बना सकते हैं। उनकी फिल्मों को हम प्योर एंजॉयमेंट के लिए देखने के लिए जा सकते हैं, बस हम इतना मान सकते हैं। एंड ठीक उसी तरीके से वो भी अपनी सारी फिल्मों को बनाया करते थे, जहां पर कई हद तक उनकी कई सारी फिल्में वर्क कर रही थी। चाहे आप हे बेबी का नाम ले लो, चाहे आप हाउसफुल सीरीज का नाम ले लो। लेकिन एक वक्त आया जहां पर उन्होंने अजय देवगन के साथ एक फिल्म बनाई जो कि बॉलीवुड की क्लासिक फिल्म हिम्मत वाला का डायरेक्ट रीमेक थी। एंड पता नहीं उन्हें क्यों लगा कि आज के टाइम पे भी ऐसी स्टोरी वाली फिल्म चल जाएगी। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल दिया था कि उन्हें क्रिटिक्स की कोई परवाह है नहीं, उन्हें पता है कि ऑडियंस उनकी फिल्म देखने आएगी आएगी। एंड कई सारे और फालतू स्टेटमेंट्स उन्होंने दिए थे। लेकिन जब हिम्मत वाला रिलीज हुई एंड जब वो फिल्म बहुत बड़ी फ्लॉप हो गई, तो उसके बाद उनके स्टेटमेंट्स इस तरीके से वायरल होने लगे कि लग रहा था कि ये स्टेटमेंट देख के साजिद खान ने अपने करियर के बहुत अच्छी तरीके से एल लगा दिए है। एंड आज के टाइम पे हम कह सकते हैं कि उनका रेलेवेंस बहुत कम हो चुका है। नोबडी टॉक्स अबाउट हिम। अगर आप देख लो तो वो बिग बॉस में भी आए थे, लेकिन उसके बावजूद भी उनके बारे में कोई अच्छी खासी बात हुई नहीं थी। तो हम कह सकते हैं कि हाँ, वो भी इस लिस्ट में आ सकते हैं। भले वो बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर नहीं थे, बट उन्होंने बॉलीवुड को काफी सारी हिट फिल्में डिलीवर की थी, लेकिन उनके भी ओवर कॉन्फिडेंस के चलते उन्हें भी भुगतना पड़ा। एंड हम कह सकते हैं कि अगेन हमें एक ऐसा डायरेक्टर फिर से देखने को मिला जिसके ओवर कॉन्फिडेंस ने उसके करियर के एल लगा दिए। वेल, अगर देखा जाए तो ये हो गए दो नाम। इसके बाद मैं आना चाहूंगा तीसरे नाम की तरफ, जिसका नाम है ओम राउत। देखो, ऐसा होता है अक्सर, ठीक ना, कि किसी डायरेक्टर का नाम फिल्मी दुनिया में इसलिए लिखा जाता है कि उसने अपना कंट्रीब्यूशन इतना इमेंस दिया था फिल्म मेकिंग में कि उनके वर्क को देख के कई सारे लोग इंस्पायर होते हैं, इसलिए सुनहरे अक्षरों में उनके नाम को लिख दिया जाता है। लेकिन ओम राउत एक ऐसे इंसान है जिनका नाम इसलिए याद रखा जा रहा है क्योंकि उन्होंने इतनी 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 ज्यादा वाहियात फिल्म डिलीवर की थी कि अगर उसके बारे में किसी इंसान ने सुना है, या फिर अगर किसी इंसान ने गलती से उस उनको थिएटर में देख लिया है, वो मरते दम तक उस उनको नहीं भुला पाएगा। जी हाँ, आदि पुरुष जो गिफ्ट हमें ओम राउत ने दिया था, जिसके बारे में हम आज के टाइम पे भी बहुत ज्यादा बात कर सकते हैं कि कैसे एक बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंट डायरेक्टर ने 500 करोड़ से 700 करोड़ के बजट पे एक ऐसी फिल्म बनाई जिसके बारे में लोग भुलाना चाहते हैं, लेकिन हर कुछ साल में
उस फिल्म के बारे में कोई ना कोई ऐसी बात निकल के सामने आ ही जाती है कि उसके बारे में बात करना पड़ता है। लेकिन अगर देखा जाए तो ओम राउत ने इससे पहले सिर्फ एक फिल्म डिलीवर की थी, जो कि थी तानाजी। उस फिल्म को लेकर तो एक्यूजेशन ऐसे लगाए जाते हैं कि उस फिल्म को डायरेक्ट किया था अजय देवगन ने। बस अजय देवगन की किस्मत खराब है कि वो किसी भी फिल्म को अगर डायरेक्ट करते हैं एंड उस फिल्म में अपना नाम जोड़ देते हैं तो वो फिल्म बॉक्स ऑफिस में वर्क नहीं कर पाती है, जिसके कुछ एग्जांपल्स हमने ऑलरेडी देख रखे हैं। तो इसलिए उन्होंने इस फिल्म में अपना नाम नहीं दिया था कि इस फिल्म को उन्होंने डायरेक्ट किया है। एंड क्या हुआ कि वो फिल्म वर्क कर गई। एंड सिमिलर तरीके का रिएक्शन हमें शैतान मूवी के साथ भी देखने को मिला था, जहां पर उस फिल्म पर भी यही क्वेश्चन लगाया जाता है कि उस फिल्म को भी अजय देवगन ने बनाया था, बस वो अपना नाम नहीं जोड़ना चाहते थे। एंड अगेन हमें एक सुपरहिट फिल्म देखने को मिली थी बॉक्स ऑफिस में। बट ये तो हो गई एक अलग टॉपिक। अगर देखा भी जाए अभी के तौर पर, जैसा कहा जाता है कि तानाजी को ओम राउत ने डायरेक्ट किया था। एंड जब इस बात की अनाउंसमेंट की गई थी कि हाँ ओम राउत आदि पुरुष लेके आने वाले हैं, जिसके साथ प्रभास के साथ, जिसमें बजट कितना है 700 करोड़, एंड जो फिल्म होने वाली है रामायणा पर, तो होप्स बहुत आए थे। इनिशियली जिस तरह का रिएक्शन देखने को मिला था ऑडियंस की तरफ से वो बहुत ही पॉजिटिव था। मतलब लोग बहुत खुश थे कि ओम राउत जिन्होंने तानाजी जैसी फिल्म बनाई है वो फिर से एक ऐसी फिल्म देने वाले हैं जिसे देखने के बाद हम कह सकेंगे कि हाँ ओम राउत इज अ ग्रेट डायरेक्टर। लेकिन सॉरी, ऐसा हमें देखने को नहीं मिला, क्योंकि आदि पुरुष के साथ उन्होंने रामायण के स्टैंडर्ड्स इतने लो कर दिए कि आज के तौर पे भी अगर कोई रामायण वाली फिल्म बनती है तो ओम राउत की फिल्म का नाम जरूर से लिया जाएगा। लेकिन अच्छे कारणों के चलते नहीं, सारे के सारे बुरे कारणों के चलते। पहले लेकिन ये तो हो गए 3 नाम। अब मैं आना चाहूंगा चौथा, या फिर मैं कह सकता हूँ इस वीडियो में डायरेक्टर के आखिरी नाम की तरफ, जिसका नाम है राजकुमार हिरानी। पहले अगर देखा जाए तो राजकुमार हिरानी, उनका ट्रैक रिकॉर्ड इतना ज्यादा इंसेन था कि कोई मान ही नहीं सकता कि वो अपने करियर में कोई भी मीडियोकर फिल्म डिलीवर करेंगे। यहाँ तक कि उन्होंने संजय दत्त की बायोपिक संजू को भी इतने ज्यादा एंटरटेनिंग वे में डिलीवर किया था कि आज के तौर पे भी अगर कोई उस फिल्म को मुड़ के देखता है तो उसे मजा ही आता है। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि कई साल से राजकुमार हिरानी और शाहरुख खान एक साथ काम करना चाहते थे, लेकिन किसी न किसी कारण के चलते वो दोनों एक साथ काम नहीं कर पा रहे थे। लेकिन जब शाहरुख खान ने कोविड से पहले किसी भी फिल्म को अनाउंस नहीं किया था, एंड कोविड के बाद जब उनकी कुछ सारी फिल्में अनाउंस होने लगी, जहां पर सबसे पहले पठान कंफर्म हुई, फिर जवान, एंड फिर हुई कंफर्म डंकी, तो सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट अगर फैंस को किसी फिल्म के लिए था तो वो था डंकी का। और उसका कारण था क्योंकि राजकुमार हिरानी शाहरुख खान के साथ आने वाले थे, एंड राजकुमार हिरानी ने अपने करियर में एक भी मिड फिल्म नहीं दी है। मतलब ऐसी फिल्म नहीं दी है जिसे देखने के बाद ऑडियंस कह सके कि हाँ ये फिल्म बस एक बार देखने लायक है। तो इस बार भी उम्मीद यही लगाई जा रही थी कि राजकुमार हिरानी फिर से कुछ ऐसा बनाएंगे जिसे देखने के बाद हम कह सकेंगे कि दिस इज पीक सिनेमा। और सबसे अच्छी बात तो ये थी कि शाहरुख खान ने पठान के साथ 1000 करोड़ का एक बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड दे दिया था, और उसके बाद जवान के साथ 1100 करोड़ का दे दिया था। तो होप यही लगाई जा रही थी कि डंकी के साथ हमें बाप रे बाप ना जाने क्या 1200, 1300 या फिर 1500 या फिर इवन 2000 करोड़ का कलेक्शन देखने को मिल सकता है। राजकुमार हिरानी इतनी अच्छी फिल्म को बनाने वाले हैं। लेकिन सैडली ऐसा नहीं हुआ। जब डंकी आई तब जिस तरह का रिएक्शन ऑडियंस की तरफ से देखने को मिला वो अच्छा नहीं था। मतलब वो ठीक था, लेकिन वो इतना अच्छा नहीं था कि वो इस बात की गारंटी ले सके कि हाँ शाहरुख खान एक साल में 1,000 करोड़ वाली फिल्म डिलीवर करने वाले हैं। एंड यहाँ पे हम कह सकते हैं कि किसी ना किसी तरीके से राजकुमार हिरानी से ऑडियंस का थोड़ा मोड़ा भरोसा डगमगा गया, क्योंकि इस बात को कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता था कि राजकुमार हिरानी एक मिड फिल्म देंगे, वो भी किसके साथ, शाहरुख खान के साथ जब वो आएंगे। लेकिन सैडली हमें ऐसा प्रोडक्ट देखने को मिला उन्हीं की तरफ से, जहां पर डंकी ने ठीक ठाक कलेक्शन निकाला। मतलब वो अगर इंडिया के नेट कलेक्शन को भी देखो या फिर ओवरसीज कलेक्शन को भी देखो, वो फिल्म एक क्लीन हिट थी। लेकिन वो पठान और जवान के जितना कलेक्शन नहीं निकाल पाई थी, एंड इसलिए उस फिल्म को उतना सक्सेसफुल नहीं माना जाता है। एंड जहां पर हम जानते हैं कि सिद्धार्थ आनंद और एटली से तो बहुत अच्छे डायरेक्टर है, लेकिन उनके तरफ से इतनी ज्यादा मिड फिल्म देखने को मिली जिसे ऑडियंस ने भी एंजॉय नहीं किया और ना ही क्रिटिक्स ने, एंड इसलिए उस फिल्म का बॉक्स ऑफिस पोल भी उतना ग्रेटर लेवल का नहीं रहा। पर वेल चलो कोई बात नहीं, हर किसी डायरेक्टर की जिंदगी में ऐसा कोई ना कोई दौर आता ही है जहाँ पर वो इस तरीके से अपने करियर में एक डाउनफॉल दिखता है। पर इस चीज़ को अभी हम एक तरीके से कह सकते हैं इग्नोर करते हैं, एंड हम इस पर्टिकुलर फिल्म से कम राजकुमार हिरानी की आगे आने वाली फिल्म को जज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि वो सच में एक अच्छे डायरेक्टर है। पर वे चलो, इस वीडियो में मुझे जिन डायरेक्टर्स के बारे में बात करनी थी उन सारे डायरेक्टर्स के बारे में मैंने बात कर ली है। अगर ये वीडियो अच्छी चलेगी तो मैं इसका पार्ट 2 भी लेके आऊंगा, क्योंकि मेरे दिमाग में ऐसे कई सारे और भी डायरेक्टर्स हैं। बट फॉर नाउ दैट्स इट, एंड विद दैट बीइंग सेड चलो मैं इस वीडियो को यहीं पे कंक्लूड करता हूँ। तो अगर देखा जाए तो यही तो मेरा एक ओवरऑल वीडियो इस पर्टिकुलर टॉपिक को लेके। अगर आपके दिमाग में भी कई सारे थॉट्स हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर, तो आप भी अपने व्यूज को कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर से बता सकते हो। मैं फॉर श्योर जानना चाहूंगा कि इस बारे में आपके थॉट्स किस तरीके के हैं। सो डू ड्रॉप योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन। और हाँ, बाकी फिर चलिए मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।